वेलकम टू हाउ टू मनी विद शुजा कुरैशी। आज हम फोकस करेंगे लो रिस्क इन्वेस्टमेंट्स पे, क्योंकि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में एक बड़ी तादाद ऐसे लोगों की है जिनका रिस्क प्रोफाइल लो होता है और वो ऐसे एवेन्यूज़ ढूंढ रहे होते हैं जहाँ पे उनको लॉसेस ना हो। एक तो ये वैसे लोग होते हैं जिनकी इनकम भी कम होती है, फिर उनकी सेविंग्स भी कम होती हैं, तो फिर वो बिल्कुल नहीं चाहते कि वो अपनी सेविंग्स से हाथ धो बैठे। लिहाजा अक्सर ऐसा करते हैं कि वो इन्वेस्ट ही नहीं करते इस डर से। तो वो कौन सी लो रिस्क इन्वेस्टमेंट्स है जहाँ वो इन्वेस्ट कर सकते हैं अपनी सेविंग्स को सेफली। और एक चीज़ ये भी मद्देनज़र रखनी चाहिए, जहन में ज़रूर रखनी चाहिए कि इन्वेस्टमेंट्स लॉन्ग टर्म के लिए होती हैं। हो सकता है कि अगर वो इन्वेस्ट करें किसी एवेन्यू में तो शॉर्ट टर्म में उनको कुछ लॉस हो रहा हो, लेकिन अगर उनका होमवर्क सही होगा तो लॉन्ग टर्म में उनको फ़ायदा होगा और वो इन्फ्लेशन को भी बीट कर सकेंगे। तो एक ये चीज़ जहन में रखना बड़ा ज़रूरी है। तो इसमें हम आज बात करेंगे, हमारे मेहमान हैं इम्तियाज़ कदर साहब, जो चीफ़ एग्जीक्यूटिव है अलमीज़ान इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट लिमिटेड के। इम्तियाज़, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच शुजा, सो इट्स अ प्लेजर टू बी हियर। थैंक यू। अच्छा, मैंने जो इंट्रोडक्शन में बात की है, आप इस बात से एग्री करते हैं कि एक बड़ी तादाद पाकिस्तान में ऐसे लोगों की है जिनका रिस्क प्रोफाइल लो होता है और वो फिर इस डर से कि उनको लॉस ना हो जाए वो इन्वेस्ट ही नहीं करते हैं? जी बिल्कुल, ऐसे लोग हैं और मेरा नहीं ख्याल कि सिर्फ इसका ताल्लुक रिस्क से है। आई थिंक एक माइंडसेट का भी इशू है हमारे यहाँ पर, जहाँ पर बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं अबाउट इन्वेस्टमेंट, अबाउट रिस्क। तो आई थिंक जो चीज़ मिसिंग है वो शायद ये है कि लोगों को अपना रिस्क एपेटाइट डिफ़ाइन करने की और उसको रिस्क एपेटाइट को थोड़ा बेहतर समझने की ज़रूरत है। तो बहुत सारे लोग उसको बहुत हद तक मिसजज करते हैं। जो आपने अपने इंट्रो में बात की, तो जब हम रिस्क की बात करते हैं कि मैं रिस्क नहीं लेना चाहता, तो आई थिंक जो सबसे बड़ा रिस्क वो ले रहे होते हैं इन्वेस्ट ना करके, वो ये है कि अपनी सेविंग्स लूज़ कर रहे होते हैं वर्सेस इन्फ्लेशन। तो अगर मैं आज 100 रुपये सेव कर रहा हूँ, अपनी कोई एक कंजम्पशन को आज फोरगो करके मैं चाह रहा हूँ अगले साल तक के लिए 100 रुपये सेव कर लूँ, अगर मैंने उसको इन्वेस्ट नहीं किया तो अगले साल उसी चीज़ की कीमत 110 रुपये हो चुकी होगी। तो फिर मेरा वो तो मैं वो लूज़ कर गया। तो मुझे ये बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहला रिस्क जो मैं ना रन करूँ, अगर मैं रिस्क कवर्स भी हूँ, वो ये है कि मैं अपनी सेविंग को एटलीस्ट इन्फ्लेशन के अगेंस्ट तो लूज़ ना कर दूँ। तो बहुत ज़रूरी है। और इन्फ्लेशन भी आई मीन 2-3 तरीके हो सकते हैं। एक तो ऑब्वियसली CPI, तो हम सब हर महीने डिस्कस कर ही रहे होते हैं CPI क्या है, बट ये बहुत ज़रूरी है कि आप जिस चीज़ के लिए सेव कर रहे हैं उसकी इन्फ्लेशन क्या है, उस पर आपकी नज़र होनी चाहिए। हो सकता है वो जनरल कंट्री इन्फ्लेशन से ज़्यादा हो सकता है जनरल कंट्री इन्फ्लेशन से कम हो, बट सबसे बड़ा रिस्क तो मेरे ख्याल से यही है कि आप अपनी हार्ड अर्न मनी को इन्फ्लेशन के लीव इट एट द मर्सी ऑफ इन्फ्लेशन, जिसको कहना चाहिए। हम अक्सर ये बात करते हैं कि आपका अपना फ्यूचर सिक्योर करने के लिए 2 एंटिटीज़ ने काम करना है, एक आप खुद है और एक आपका पैसा है। तो अगर आप अपने पैसे को आराम करवा देंगे, तुम ऐसा करो कमेटी में पार्क हो जाओ, तुम ऐसा करो घर पे ही रुक जाओ, मैं जाके मेहनत करता हूँ, देन यू आर नॉट वर्किंग टू सिक्योर योर फ्यूचर। इनफैक्ट आप नेट टर्म्स में तो लूज़र है आफ्टर 1 or 2 years। बिल्कुल। अच्छा, वैसे ये आपने अच्छी बात की कि जो है हर शख्स को अपना जो रिस्क है उसको मेजर भी करना चाहिए और अक्सर लोग जो है वो उनको पता नहीं होता कि वो कैसे करना है। तो इसका तरीका बताएं, तो सेल्फ असेसमेंट कैसे करें? तो जिस तरह हम रिस्क को देख रहे होते हैं, आई थिंक उसमें 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। एक आपकी कैपेबिलिटी क्या है रिस्क लेने की, जो शायद आपके हाथ में, वो फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, और एक दूसरा है विलिंगनेस। अब इन दोनों को अगर मैं थोड़ा सा ब्रेक करूं, तो एबिलिटी टू टेक रिस्क क्या है, ये इसमें बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं कि एज क्या है आपकी, जो पैसे आप इन्वेस्ट करने किस टाइम होराइजन के लिए कर रहे हैं, आपकी अर्जेंट कैश नीड्स कितनी हो सकती हैं। तो अगर मैं एग्जांपल लूँ कि अगर एक शख्स है जो कि जिनकी एज ज़्यादा है या एज अपनी कम है लेकिन पेरेंट्स उन पर डिपेंडेंट है, और एक हमेशा रहता है कि एक मेडिकल की इमरजेंसी कभी भी हो सकती है, इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव प्रोपोजिशन इन पाकिस्तान कि अगर आपकी कोई मेडिकल कॉल आ जाए, तो अब आपको पता है कि मेरा रिस्क एपेटाइट वो 20 साल वाला नहीं है, मेरा रिस्क एपेटाइट थोड़ा सा डिफरेंट है, तो मुझे अपना पोर्टफोलियो एक अलग तरीके से बनाना है। इसी तरह और भी बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। जनरली एक बंदा है जो यंग है, उसके पास पता है कि मेरे पास ऐसी कोई लाइबिलिटी भी नहीं है, ऐसे कोई डिपेंडेंट्स नहीं है, तो ही नोज दैट ही हैज़ अ 25-30 ईयर टाइम होराइजन, तो उसका रिस्क एपेटाइट ज़्यादा होगा। तो ये वो फैक्टर्स हैं जो डिटरमाइन कर देते हैं एबिलिटी टू टेक रिस्क। एक और फैक्टर आता है, वो आता है विलिंगनेस। अब ये थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है कि हाउ डू यू डिफाइन विलिंगनेस टू टेक रिस्क। अब इसमें जो एक मेजर हम यूज़ कर सकते हैं वो ये है कि हर बंदे का अपना एक थ्रेशोल्ड होता है। आप हो सकते हैं कि यार अच्छा 5-10% तक लॉस होगा तो बर्दाश्त हो जाएगा, लेकिन एक आपका ट्रिगर पॉइंट होगा, अगर 20 हो गया तो मैं फिर रैश डिसीजन लेना शुरू कर दूंगा, मैं पैनिक में आ जाऊंगा। तो आई थिंक वो डिटरमाइन करता है आपका विलिंगनेस टू टेक द रिस्क। तो एबिलिटी ये हो गई कि ये फैक्टर्स, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। विलिंगनेस थोड़ा सा एक पर्सनल फैक्टर होता है कि मैं किस लॉस लेवल पे आके पैनिक में आ जाऊंगा। इस पर बहुत ज़रूरी है, जो सबसे बड़ा हमारा चैलेंज होता है एज प्रोफेशनल मैनेजर्स, कि लोग अपनी विलिंगनेस टू टेक रिस्क को बड़ा मिसजज करते हैं। आपको थोड़ा सा उनको फिर ऑब्जर्व भी करना पड़ता है। तो कहने को आपको बहुत सारे लोग मिल जाते हैं, हाँ यार मेरा रिस्क एपेटाइट बहुत है, बट आपको पहले 5%-7% वॉलेटिलिटी पे नजर आ जाता है कि नहीं है। सो आई थिंक दैट इज ऑल्सो, इट्स ऑल्सो कंटिन्यूस।
आपकी विलिंगनेस टू टेक रिस्क जो है, एबिलिटी तो देखिए चेंज होती रहती है, आपकी कंडीशन चेंज हो गई, आपकी इनकम लेवल चेंज हो गया, तो आपका एबिलिटी बढ़ जाएगी। विद टाइम आपकी विलिंगनेस भी चेंज होती है बेस्ड ऑन योर ओन एक्सपीरियंसेस। आपको ऐसा लगता है पहले मैंने बहुत कम रिस्क लेके काम किया, थोड़ा सा रिस्क में और ले सकता था, या किसी ने शुरू में ही बहुत रिस्क ले लिया तो उसकी विलिंगनेस कम हो जाती है। आई थिंक इट्स अ बिट ऑफ अ कंटिन्यूस प्रोसेस, बट ये 2 पैरामीटर्स यूज हो सकते हैं, एबिलिटी एंड विलिंगनेस। अच्छा, विलिंगनेस पे जो आपने बात की वो इंटरेस्टिंग है। अब उसमें आपको पता है कि जो भी कोई शख्स होता है ना, उसके जो पेयर्स होते हैं, उनकी जो फीडबैक होती है वो बड़ा उसको गाइड भी कर रही होती है, एक तरह से मिस गाइड भी कर रही होती है। अक्सर लोग, जैसे हम बात करते हैं कि स्टॉक मार्केट के बारे में जो परसेप्शन है लोगों के, वो तो बहुत ज़्यादा ही नेगेटिव की तरफ ज़्यादा होते हैं और फिर इस तरह से लोग इन्वेस्ट ही नहीं करते हैं। तो अब अगर कोई ऐसा शख्स है जो इन्फ्लुएंस हो रहा है अपने फैमिली से या फ्रेंड से, तो वो फिर कैसे डिसाइड करेगा? तो देखिए, हर बंदे की अपनी इंडिविजुअल सिचुएशन, तो हो सकता है मैं आपसे इन्फ्लुएंस हो रहा हूँ बट आपकी सर्कमस्टांसेस डिफरेंट हो, मेरी सर्कमस्टांसेस डिफरेंट हो, तो मेरी एबिलिटी बड़ी डिफरेंट हो गई। पर्सनैलिटी भी हमारी डिफरेंट हो सकती है कि आपका रिस्क एपेटाइट हो सकता है बहुत कम हो कि आप 5-7% पे वॉलेटाइल हो जाएंगे, मेरा थोड़ा रिस्क एपेटाइट हो कि वो क्या आई एम विलिंग टू टेक हायर रिस्क और हायर रिटर्न। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि बंदा अपने तनाजुर में इसको देखे। उससे भी ज़्यादा ज़रूरी ये है कि उस रिस्क को टेक ऑन करने से पहले अपनी कैपेबिलिटी, टाइम और एफर्ट को भी देख ले। तो एक ये भी बहुत ज़्यादा होता है हमारे यहाँ पर कि बहुत सारे लोग स्टॉक मार्केट की अगर एग्जाम्पल लें तो इन्फ्लुएंस होकर खुद करना शुरू हो जाता है। अब उसके कुछ लवाजमात स्टॉक में इन्वेस्ट करने के, उसके कुछ लवाजमात है। आपके पास एक एबिलिटी होनी चाहिए मार्केट्स को एनालाइज करने की, कंपनीज को एनालाइज करने की, आपके पास टाइम होना चाहिए कि उसको आप देख सकें। तो वो टूल और टाइम और एनर्जी अगर आपके पास है तो बिल्कुल आप इसको खुद करें, वरना देन टेक अ स्टेप बैक एंड रियलाइज दैट यू नीड टू आउटसोर्स इट टू समवन, क्योंकि आपके पास वो कैपेबिलिटीज़ नहीं है। अच्छा, और ये बहुत नॉर्मल सा है कि अगर हम पैरेलल ड्रॉ करते हैं अक्सर लोगों को समझाने के लिए कि अगर आपके घर में भी कोई काम है, आप एक 70 इंच का टीवी लेके आ गए, अब आपको अपने लिविंग रूम में उसको अगर वो करना है, तो अगर तो आपके पास ड्रिल मशीन है, आपको एग्जैक्टली पता है कि हाउ दिस विल हैंग स्ट्रेट और आपको किस तरह उस ब्रिटल चीज़ को आप कर सकते हैं, देन डू इट योरसेल्फ। व्हाट डू मोस्ट ऑफ द पीपल डू? दे आउटसोर्स इट। क्या ना, या तो ड्रिल मशीन नहीं है, या वो कॉन्फिडेंस नहीं है, या वो एक्सपर्टीज़ नहीं है। तो पॉइंट ये है कि अगर आपको चीज़ें क्लियर हों कि रिस्क आपने कौन सा लेना है और किस तरीके से लेना है, ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी है। तो इन्फ्लुएंस आप बिल्कुल हो, इफ़ यू सी समवन हु इज़ अ बिग सक्सेस स्टोरी इन स्टॉक्स, आप बिल्कुल उसको रेप्लिकेट करें, बट अपने तनाजुर में उसको जज करने पहले कि क्या मेरे पास उसकी इतनी कैपेबिलिटी है, नहीं है तो देन गो फॉर द आउटसोर्सिंग ऑप्शन। अच्छा, जो आपने एक और बात की वो बड़ी अहम है, जो आपने कहा ना कि इन्फ्लेशन की हम जो बात करते हैं CPI, और मैं भी इस बात से बड़ा इत्तेफाक करता हूँ कि हर शख्स को अपना इन्फ्लेशन मेजर करना चाहिए, क्योंकि हर शख्स की इनकम और एक्सपेंसेस मुख्तलिफ होते हैं। तो जो इसके एक रेगुलर एक्सपेंसेस हैं, या जो वो और कुछ थोड़ा सा लग्जरी की तरफ एक्सपेंस करना चाहता है, तो वो देखे कि वो उन चीज़ों की प्राइसेस कितनी ऊपर जा रही हैं ऑन एवरेज ओवर पीरियड ऑफ 1 ईयर, और फिर उससे उसको अपनी जो है असेसमेंट करेगा कि जी हाँ, मेरी जो इन्फ्लेशन है, जो मेरी चीज़ें हैं इस्तेमाल की या जब मैं स्पेंड करता हूँ, वो तेज़ी से बढ़ रही हैं, किसी और की कम बढ़ रही होंगी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा और अगर आप एक्सप्लेन करें। तो इसका अगर हम एग्जांपल इस तरह ले लें कि एक बंदा है जो सिर्फ अपनी ग्रोसरी एक्सपेंसेस फॉर एग्जांपल सिक्योर करने के लिए सेविंग कर रहा है, तो वो तो ऑब्वियसली एक जनरल लेवल ऑफ प्राइस इन्फ्लेशन को देख रहा होगा। बट अगर आप सेव कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल हज पे जाने के लिए, अब हज की इन्फ्लेशन बहुत मुख्तलिफ हो सकती है, फ्रॉम टमाटर प्याज से बहुत डिफरेंट होती है कि आपको पता है कि $1 का इम्पैक्ट आता है, एकोमोडेशन का इम्पैक्ट आता है, एयर टिकट्स का इम्पैक्ट आता है, तो वो इन्फ्लेशन बहुत अलग है। अगर आप 10 साल बाद अपने बेटे की कॉलेज फीस के लिए वो सेव कर रहे हैं तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप ये देखें आपका जो टारगेट एक्सपेंडिचर है जिस साल में जाके वहाँ तक जाने के लिए आपको किस लेवल की इन्फ्लेशन को कवर करते हुए चलना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो CPI तो एक इंडिकेटिव बेंचमार्क है, बट एक उसको सिर्फ एक आप बेस बना के बट अपने एक्सपेंसेस के हिसाब से उसका एडजस्ट करें। हो सकता है ये भी पॉसिबल है कि जिस चीज़ के लिए आप सेव कर रहे हो उसकी इन्फ्लेशन CPI से कम हो, तो देन यू विल एंड अप विद अ सरप्लस। आप अगर उसको प्रॉपर तरीके से सेव करते हैं तो आई थिंक ये बहुत, मैं आपसे 100% एग्री करता हूँ कि ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने एक्सपेंस की इन्फ्लेशन को भी ट्रैक करते रहें। अच्छा, जब ट्रैक करने की बात आती है ना इम्तियाज़, हम देखते हैं कि बहुत से जो बेसिक्स हैं अपने पैसे को मैनेज करने के लिए ना, वो लोग उस पर भी बहुत केयरलेस होते हैं। मैं बहुत स्ट्रेस करता हूँ, आई नो कि बड़ी टीडियस जॉब होती है कि आप बजट बनाएं अपना, और यूजुअली हमारे महीने का बजट बन रहा होता है, लेकिन ये ज़रूरी बहुत है। तो इस तरह से आपको अंदाज़ा होता है। मुझे याद है कि मैंने बैक इन 2007 एक्सेल शीट बनाई थी और उसमें मैंने सारे अपने जो आइटम्स थे ग्रोसरी के, उन सबको लिखना शुरू किया था। एंड व्हेन आई गो बैक नाउ और मैं देखता हूँ हर चीज़ पे, चाहे वो गरम मसाला हो या वो डिटर्जेंट हो या टूथपेस्ट हो, हर चीज़ की कीमत जो है वो 4-5 गुना बढ़ चुकी है। बिल्कुल। तो ये पिछले सिर्फ हम देख रहे हैं कि 2007 से ये 18 साल में हुआ है।
और अगर हम पीछे जाएंगे तो और से भी ज़्यादा ज़ाहिर है कि हम वो भी ज़माना को पता है कि हमारे बड़े बताते हैं कि 1 रुपए की डबल रोटी आती थी। तो ये इसलिए सबको आप ये स्ट्रेस करेंगे कि बजट बनाएं अपने महीने का, चीज़ों की कीमतें लिखें, जो आप एक्सपेंस कर रहे हैं उसको लिखें, ज़रूरी है बहुत। नहीं, अगर देखिए आपके प्रायोरिटीज़ पर डिपेंड करते हैं ना। अगर आपका प्लान जब तक नहीं होगा ना तो किसी भी चीज़ पे आप सक्सेसफुली नहीं कर सकते। अब जैसे आपने एग्जाम्पल दी, शायद हर बंदे के लिए ग्रोसरी को हैच करना इतना इंपॉर्टेंट ना हो। इफ समवन इज़ अ मिडिल इनकम, हायर इनकम वाला बंदा होता है तो वो शायद ग्रोसरी के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना नहीं सोच रहा होता। शायद उसको लगेगा कि ठीक है यार ये तो मैं इसको देख लेता हूँ, बट मैं सोचता हूँ ज़्यादा बड़े एक्सपेंसेस पे। और होता ये है कि वो लोग रख रहे होते हैं, इसका ट्रैक ज़रूर रख रहे होते हैं। अगर आपने हज पे जाना है ना, कॉर्नर ऑफ द आई से आप नज़र ज़रूर रखेंगे, इस साल हज कितने का हुआ तो अगले साल कितने का होगा। सो हमारे यहाँ पर सिर्फ प्रॉब्लम ये कि जैसे हम प्लान की बात करते हैं ना, वो बहुत जल्दी एक फ्यूज़ ऑफ हो जाता है, ये काम मुझसे नहीं होगा। अच्छा, ये सारे काम हर बंदा किसी ना किसी कैपेसिटी में कर रहा होता है, बट एक हमारा कुछ माइंडसेट का जो मैंने शुरू में बात की ना, एक इन्वेस्टमेंट्स और सेविंग पे आते ही जो है ना अचानक एक माइंडसेट में होता है ये मुझसे नहीं होगा। और सबसे मजे की बात ये, उसी बंदे को आप कहना है डॉक्टर के पास जाना है, वो डॉक्टर की पूरी रिसर्च करके चला जाएगा, जिसके लिए वाकई आपको 10 साल पढ़ाई करनी है। उस पर भी रिसर्च जरूर वो कर लेगा कि यार मैं थोड़ा सा एक आइडिया लेके जाऊँ, करना क्या। द मिनट यू टॉक अबाउट फाइनेंसेस, अचानक से एक लाइट ऑफ हो जाती है कि मुझे नहीं आता ये काम। सो ये थोड़ा सा हमारा माइंडसेट इशू है। आई थिंक ये विद टाइम, विद एक्सपोजर, आई थिंक एंड लॉट ऑफ पीपल आर वर्किंग ऑन दिस, कि लोगों की फाइनेंशियल लिटरेसी है कि इतना मुश्किल भी नहीं है। इट्स अ वेरी इंट्यूटिव काइंड ऑफ थिंग टू डू, गेट सेव फॉर योर फ्यूचर। बट आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, अचानक से एक फ्यूज ऑफ होता है कि ये काम मुझसे नहीं होगा। सो आई थिंक ये सबसे बड़ा चैलेंज है हमारी इकोनॉमी का इस वक्त। और अक्सर जो मुझे इस प्रोग्राम में फॉलो कर रहे हैं, आपको याद होगा कि मैंने अपने कुछ वीडियोस में इस पर बहुत जोर दिया है कि सबसे पहले आपको टाइम निकालना है। बिकॉज वो कहते हैं ना, अंग्रेज़ी की भी कहावत है, हर मेरे ख्याल में लैंग्वेज में ये कहा जाता है कि टाइम इज़ मनी। तो उस पैसे के लिए जो आप पूरा हफ्ता काम करते हैं, दिन में 8-8 10-10 घंटे काम करते हैं, तो उस पैसे को भी टाइम देना है। टाइम देंगे तो वो ग्रो करेगा। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो मैं इसलिए दोबारा स्ट्रेस कर रहा हूँ। अच्छा, अब अगर मैं ये आपसे पूछूं कि जब आपके पास कोई आता है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो आप क्या प्रोफाइलिंग करते हैं इन्वेस्टर्स की, कैसे करते हैं? तो हमारा एक डिफाइंड क्वेश्चनर होता है, जिस पे हम ये दो चीज़ें ही जज कर रहे होते हैं कि उस बंदे की एबिलिटी टू टेक रिस्क क्या है, विलिंगनेस टू टेक रिस्क क्या है, और उसके लिए फॉर एग्जांपल अलमीज़ान का कौन सा फंड जो है जो सबसे ज़्यादा सूटेबल रहेगा। तो ऑब्वियसली ये पूरा प्रोसेस तो हम थ्योरेटिकली वही वाला फॉलो करते हैं। जैसे जैसे वो रिलेशनशिप डीपर इनटू द रिलेशनशिप जाती है, तो फिर हम थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन भी अपनी कर रहे होते हैं कि ठीक है, आपने अपने फॉर्म में तो लिख दिया था दैट यू हैव अ लो रिस्क एपेटाइट, आपने लिख दिया आपका हाई रिस्क एपेटाइट है, बट आपका जो बिहेवियर है वो किसी और चीज़ को डिपिक्ट करता है, तो उस हिसाब से भी हम गाइड करते हैं। ये जो आपने इससे पहले जो बात की कि अपने पैसे को थोड़ा सा टाइम दें, तो उस पर भी हम लोगों को एम्फोसाइज़ करते हैं कि यार आपने व्हेन यू कम टू अ म्यूचुअल फंड, तो आपने डिसाइड ये किया है कि मेरे पास टाइम, एनर्जी, एक्सपर्टीज़ नहीं है कि मैं हर वक्त बैठ के अपनी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकूँ। बट जब इस पे भी आए ना, तो अपनी एक बेसिक ड्यू डिलिजेंस ज़रूर करके। अगेन वही मैं डॉक्टर वाली एग्जांपल दूंगा, आपको पता है आपको नहीं आती डॉक्टरी, फिर भी आप एक बेसिक ड्यू डिलिजेंस करके जाते हैं कि यार मैंने ये सवाल पूछने कि ऐसा होगा, मैंने ये पढ़ा था ऑनलाइन, ये दवाई क्यों, ये वाली क्यों नहीं। तो फाइनेंशियल प्लानिंग में भी ये चीज़ ज़रूर करेंगे, डू रीड अप द बेसिक्स। अगेन आपने बहुत मेहनत से पैसा कमाया है, उसको डिप्लॉय करते वक्त भी उससे आधी मेहनत तो कम से कम होनी चाहिए, बिकॉज दैट मनी इज़ योर पार्टनर इन योर फ्यूचर प्रोग्रेस। तो आई थिंक हम इसी तरह करते हैं कि जब कोई आता है तो उसकी रिस्क प्रोफाइलिंग करके उसको एक रिकमेंड करते हैं। बट हमें बहुत खुशी होती है जब बंदा अगर राइट क्वेश्चंस पूछता है, तो हमें लगता है इसका प्रोसेस अच्छा है, तो इसके साथ अब काम करने में मज़ा आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो अभी सब्सक्राइब करें। अच्छा, तो अब नाउ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यही है कि इफ़ वी लुक फॉर ऐसी इन्वेस्टमेंट्स जहाँ पे रिस्क कम हो, तो और वो रिस्क भी कम हो, वो इन्वेस्ट भी करें लोग, और हमें पता है कि लो रिस्क लो रिटर्न वाली बात होती है, हाई रिस्क हाई रिटर्न होता है, लेकिन कम से कम लो रिस्क में इतना रिटर्न तो हो कि वो इन्फ्लेशन को बीट कर सकें। तो ऐसे ऑप्शंस हैं? बिल्कुल, ऐसे ऑप्शंस बिल्कुल हैं। और अगेन वो, और आप हर एसेट क्लास में आपको डिफरेंट रिस्क प्रोफाइल मिल जाता है। तो एक तो बंदे ने ओवरऑल डिसाइड कर लिया कि अच्छा मैं इक्विटीज़ में नहीं जाऊँगा या मैं कमोडिटीज़ में नहीं जाऊँगा, मैं सिर्फ फिक्स इनकम में ही रहूँगा। तो वहाँ पर भी उसके रिस्क का एक पूरा फ्रेमवर्क है कि या तो बिल्कुल लो रिस्क कैश फंड्स होते हैं विच इन्वेस्ट इन वेरी स्मॉलर मेच्योरिटी, के वो टाइम का भी रिस्क नहीं लेते, इंटरेस्ट रेट का रिस्क नहीं लेते, और आपको बिल्कुल आप समझे करंट मार्केट रेट से करीब रिटर्न देने की कोशिश कर रहे थे, जैसे हमारा मीज़ान कैश फंड वगैरह। अच्छा, उसमें भी आप जाते हैं तो थोड़ा सा अगर आप अपना रिस्क होराइजन एक्सपैंड करते हैं, आप कहते हैं अच्छा ठीक है मैं रहूँगा तो फिक्स इनकम में, बट गिव मी स्लाइटली बेटर रिस्क एपेटाइट, स्लाइटली मोर रिस्क एपेटाइट, तो फिर आप इनकम फंड्स में जा सकते हैं, या थोड़े से लॉन्गर ड्यूरेशन पेपर अलाउड होते हैं, तो थोड़ा सा आपको इंटरेस्ट रेट की अपसाइड एंड इफ इट गोज रॉन्ग तो थोड़ी सी डाउन साइड भी फेस करनी होती है, बट ओवरऑल द रिस्क स्टिल रिमेन्स कंटेन्ड विद इन अ फिक्स्ड इनकम ब्रैकेट। तो वो उस तरह के स्विंग्स नहीं आते जिस तरह से इक्विटीज़ में आते हैं। सिमिलरली देन पीपल कम एंड दे टॉक अबाउट कि सर इक्विटी करना है बट लो रिस्क करना है,
सो देखिए व्हेन यू सिटिंग एट अ म्यूचुअल फंड, कोई भी म्यूचुअल फंड हो, खासतौर पर मीज़ान जितना आपका अगर वाइड पोर्टफोलियो, तो आप कोशिश करते हैं कि एक ब्रॉडर रिस्क कैटेगरी, क्या मैंने सिर्फ फिक्स्ड इनकम में रहना है, उसमें भी एक स्पेक्ट्रम प्रेजेंट करें, मैंने इक्विटी में आना है बट लो रिस्क रहना है, तो उसके लिए भी आप एक प्रेजेंट करेंगे ओके जैसे डिविडेंड यील्ड फंड, जहाँ पर हम ग्रोथ को बहुत ज़्यादा चेस नहीं कर रहे, हम उन कंपनीज को टारगेट कर रहे हैं जो एक रेगुलर इनकम स्ट्रीम से अपने शेयर होल्डर्स को रेगुलर डिविडेंड देती हैं, तो उनका जनरली एक रिस्क एपेटाइट थोड़ा सा लोअर कंसिडर किया जाता है। एट द अदर हैंड यू हैव पीपल हु विल कम एंड से यार मुझे तो प्रॉपर ग्रोथ स्टॉक्स ही चाहिए, तो मुझे 100% अग्रेसिव एसेट एलोकेशन में आप डाल देंगे, आपको जहाँ लगे कि सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी आप वो कर देंगे, मुझे लगता है मेरा रिस्क एपेटाइट है। एक हमारी भी जजमेंट होती है कि उसका रिस्क एपेटाइट वाकई है या नहीं, बट जिनका रिस्क एपेटाइट होता है तो फिर हम उनको उस तरह के एक्सपोजर्स भी देते हैं। तो हमारी कोशिश यही होती है कि हम हर रिस्क रिटर्न पैरामीटर पे जहाँ बंदा फिट आ रहा हो उसको वो वाला जो है वो हम सोल्यूशन प्रोवाइड करें विच इज़ एप्ट फॉर हिज रिस्क प्रोफाइल। अगर एक पूरा पोर्टफोलियो इम्तियाज़ बनाना हो, फ़र्ज़ करें एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले लेते हैं कि 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करने हैं किसी को जिसका रिस्क प्रोफाइल कम है, लो है, तो अब उस 1 लाख को कैसे ब्रेक डाउन करें? इनकम फंड में डालें, कैश फंड में डालें, और आप क्या ये भी रिकमेंड करते हैं कि चलिए ठीक है आपका रिस्क प्रोफाइल लो ज़रूर है लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप इक्विटीज़ में बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, मे बी 10% चले जाएँ, और वो भी डिपेंड करता है कि जी आप कौन से स्टॉक में जाएंगे जहाँ से डिविडेंड वगैरह, तो इस पर आप क्या कहेंगे? सो इस पे भी वही है कि ये हर बंदे का देयर इज नो वन शू फिट्स ऑल, दैट इज़ द पर्पस कि रिस्क प्रोफाइलिंग का पूरा फॉर्म होता है कि आप एग्जैक्टली रिस्क प्रोफाइल पे कहाँ आ रहे हैं तो उस हिसाब से वो परसेंटेज होते हैं। बट अगर मैं आपको डायरेक्शनली बात करूँ तो अगर एक बंदा ऑब्वियसली आ रहा है जिसका ज़्यादा फिक्स्ड इनकम का हुआ है, बट इफ़ ही इज़ यंग और एक हमें लगता है कि इससे कोई ऐसे फोर्सिबल एक्सपेंसेस नहीं है, तो उसे रेकमेंड जरूर करते हैं कि एक छोटा पोर्शन ही सही 10-20% भी इक्विटी में एलोकेट आप जरूर करें। इसको बिल्कुल अगर मैं डम डाउन करता हूँ, बिल्कुल डम डाउन में ये होता है कि हम उसको एक कैपिटल प्रोटेक्टेड स्ट्रेटजी बना के दे देते हैं कि यार आपको रिस्क नहीं लेना, सो विल प्रोटेक्ट योर कैपिटल, सो विल पुट लेट्स से फॉर द नेक्स्ट 2 years यू आर पुटिंग 75-80% इनटू फिक्स्ड इनकम, ये तो ग्रो होकर 100 हो ही जाएगा, बाकी जो आपके पैसे इससे हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे, सो यू गेट अ फ्लेवर ऑफ द अपसाइड, जबकि आपका कैपिटल भी प्रोटेक्ट हो जाता है। बट ये मैं सिर्फ एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, हर बंदे की रिस्क प्रोफाइल को देखते हुए उसको रिकमेंडेशन होती है कि आप जो है किसी हो सकता है कि किसी 30 year old को भी मैं ऑब्जर्व करके उसके रेकमेंड करूँ नहीं आप इक्विटी ना लें बिकॉज आपसे 1% की भी वॉलेटिलिटी जो है बर्दाश्त नहीं होगी, तो आप ऐसा करें आप 100% कैश फंड में चले हैं, ये भी रिकमेंडेशन होती है हमारे यहाँ पर। 100% इक्विटी में चले हैं, ये भी होती है, एंड एवरी कॉम्बिनेशन यू कैन थिंक ऑफ इन बिटवीन, वो हम उसको रेकमेंड करते हैं। बट बहुत ज़रूरी है कि आपकी रिस्क प्रोफाइल को देख के मैं रेकमेंड करूँ, किसी एक बंदे का रिस्क प्रोफाइल आप दूसरे पे कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते, रेंजेस तो कर सकते हैं यार इस रेंज में बंदा हो तो इनका सिमिलर होगा, बट नेवर कॉपी एनीवन्स रिस्क प्रोफाइल, नेवर कॉपी एनीवन्स सक्सेस स्टोरी, नेवर फियर फ्रॉम एनीवन एल्सेस फेलियर, क्योंकि हो सकता है उसने अपनी जर्नी सही नहीं की हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बहुत ही कस्टमाइज, बहुत ही पर्सनलाइज डिसीजन है कि आप रिस्क प्रोफाइल पे अपने आप को कहाँ स्टेबल करते हैं और ये इसको एवेल्यूएट करते रहें। सो ये पूरी एक जर्नी होती है जो हम अपने इन्वेस्टर्स को समझाने की कोशिश करते हैं और उसी हिसाब से उनको सोल्यूशंस देते हैं। अच्छा ना, बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं कि वो सारे रिस्क को उनका प्रोफाइल लो होता है, लेकिन जब इन्वेस्टमेंट करने की बात आती है तो ये जो हमने भी ऑप्शन डिस्कस किए, इनकम फंड, इक्विटी फंड या फंड्स से हट के भी, क्योंकि एक हमारा कल्चर भी है ना, उसमें कहा जाता है कि जी सोना खरीदो, सोना लेके डाल दो, इवन दो कि सोने की प्राइस भी काफ़ी फ्लक्चुएट करती है, लेकिन वो बस खरीद के फिर भूल जाते हैं। स्टॉक मार्केट वगैरह में तो फिर आपको रोज़ देखना पड़ता है और किसी दिन खबर ही आ गई सामने, वो रेड टिकट चल गया कि मार्केट जो है डाउन, तो टेंशन शुरू हो जाती है। तो ये भी थोड़ा इस पर बताइए कि इसके अलावा प्रॉपर्टी में लोग ज़ाहिर है कि वो प्रॉपर्टी प्राइसेस इतनी ज़्यादा होती हैं, तो लेकिन इन ऑप्शंस को वो जहन में ज़रूर रखते हैं कि जी मैं सोना लेके डाल लूँ, छोटा सा कॉइन ले लूँ, तो इसको फिर कैसे, ये ऑप्शन भी है फॉर इवन लो रिस्क प्रोफाइल? लेकिन दो ये चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे कल्चर में, तो अब गोल्ड जो है वो एक कल्चर का पार्ट है, प्रॉपर्टी भी कल्चर का पार्ट है। अब वो भी आपके रिस्क प्रोफाइल पे अलग अलग जगह पे आता है। अब लेट्स से हमने जो बात की बिल्कुल शुरू में कि अगर किसी को लगता है कि उसके मेडिकल एक्सपेंसेस बहुत हो सकते हैं, प्रॉपर्टी इज़ नॉट द राइट थिंग। इस प्रॉपर्टी को मोनेटाइज करने का एक साइकिल है, आपको 2 महीने बाद पैसे मिलेंगे, 3 महीने बाद मिलेंगे, कब बिकेगी, सो दैट्स नॉट योर मोस्ट लिक्विड इन्वेस्टमेंट। तो वहाँ पर बहुत फ़र्क होना चाहिए। अच्छा, प्रॉपर्टी के भी 2 अलग अलग यूज़ हैं। एक, अगर आपने रहने के लिए खरीदी है प्रॉपर्टी, दैट्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट काइंड ऑफ एन इन्वेस्टमेंट जो आपने एक बहुत अलग माइंडसेट से की है। अच्छा, एक है जो आपने सिर्फ फॉर ट्रेडिंग या फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पसेस लिए, तो फिर उसको आपको देखना पड़ेगा कि आपके पोर्टफोलियो का कितना % ऐसा हो कि वो अगर फॉरेन लिक्विडेट ना हो सके तो आपको इम्पैक्ट नहीं आएगा। बट अदरवाइज जो बाकी एसेट्स की हमने बात की वो लिक्विडेट फॉरेन हो सकते हैं। अच्छा, गोल्ड भी फेयरली लिक्विड। अब गोल्ड के अलग अलग फॉर्म्स हैं, आप डायरेक्ट जाके फिजिकल गोल्ड परचेज कर लें तो वहाँ टिकट साइज़ वगैरह के मसले आते हैं। जैसे हमने एक गोल्ड फंड इसी कॉन्सेप्ट से लॉन्च किया कि गोल्ड फंड में लोगों का एक पाकिस्तान का एक कल्चरल अटैचमेंट है, तो हमने उसका टिकट साइज़ बहुत छोटा कर दिया कि अगर किसी ने डायरेक्ट जाके सराफा बाजार से गोल्ड नहीं ले सकता तो उसको भी एक गोल्ड का एक्सपोजर
मिल जाए। तो अब गोल्ड का एक्सपोजर भी इज़ अ गुड पार्ट ऑफ योर पोर्टफोलियो दैट यू वांट, बट उस पर बड़ा क्लियर है कि ये आपने किस पर्पज से किया। इसका कोई इंटरिम कैश फ्लो उस तरह से अगर आप फिजिकल गोल्ड ले रहे हैं तो नहीं होगा। अगर आप फंड के थ्रू ले रहे हैं तो हो सकता है वो आपको डिविडेंड के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़े से इन्फ्लोज आ जाए, तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट पार्ट है ऑफ द पोर्टफोलियो। बट आपने उसमें भी ये देखना है आपकी लिक्विडिटी नीड्स और आपकी कैश फ्लो नीड्स क्या है। तो जनरली जैसे फिजिकल गोल्ड है वो काउंट ही उस एसेट में होते हैं जो आप लेते हैं एक बार, देन यू डिस्पोज इट, जस्ट लाइक अ रॉ पीस ऑफ लैंड। बीच के जो है जैसे अब आप स्टॉक्स ले लें या आप एक कोई घर लेके किराए पे दे दें, नाउ यू आर टारगेटिंग टू काइंड्स ऑफ इनकम्स, राइट। यू आर टारगेटिंग इसका कैपिटल अप्रिसिएशन है और एक मुझे साथ में कैश फ्लो भी देगा, और एक बिल्कुल बेसिक फॉर्म है कि आप किसी को पैसे लेंड करके और छोड़ देंगे, ठीक है इससे मुझे एक रिटर्न मिलना है और इसके अलावा मेरा ना कैपिटल अप्रिसिएशन है ना कैपिटल डाउनसाइड है, मैं बस लेंड कर रहा हूँ और उसके अगेंस्ट मुझे एक प्रॉफिट मिल रहा है। तो मैंने उस पर ही अपनी रिस्क प्रोफाइल को लिमिट कर दिया। अच्छा, ये कितना इंपॉर्टेंट है इम्तियाज़ के जो अगर ऐसे लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं उनके पास उतना टाइम नहीं है, लेकिन वो फिर भी कम्युनिकेशन जो है पीरियोडिकली करते रहें फंड मैनेजर से, बिकॉज अक्सर लोग ये करते हैं, आई एम श्योर कि म्यूचुअल फंड्स में ऐसा होता है कि लोग बस आके इन्वेस्ट किया, कोई पैसा एक्स्ट्रा आ गया तो वो दोबारा उसमें डाल दिया, लेकिन दे डोंट कीप इन टच, और वो बात नहीं करते कि अच्छा अब कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है कि मैं कुछ फंड्स कहीं और मूव कर दूँ। ये इस पर बताइए थोड़ा। तो हम उनसे इन टच रहते हैं, इनफैक्ट वी कीप सेंडिंग देम देयर स्टेटमेंट कि सर आपकी ये इन्वेस्टमेंट अब ग्रो हो गई, इतनी हो गई है। ये हमारी फंड मैनेजर रिपोर्ट है विच इज़ वो वेयर वी हैव लिस्टेड डाउन कि आपकी जिस भी फंड में इन्वेस्टमेंट है, आपको कोई और भी फंड्स देखने हो तो भी उसमें आपको सारी डिटेल मिल जाएंगी कि हमारे डिफरेंट रिस्क प्रोफाइल के डिफरेंट फंड्स पे क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है। अपनी डिफरेंट कम्युनिकेशन से मार्केट को अपडेट रख रहे होते हैं, अपने मंथली आउटलुक्स कर रहे होते हैं, डिफरेंट पीरियोडिक रिसर्च रिपोर्ट्स कर रहे होते हैं। सो वी ट्राई टू कीप देम अपडेटेड, बट ये ऐसा नहीं है कि सब नहीं करते। जनरली म्यूचुअल फंड का एक है ही पैसिव कि इट्स समथिंग दैट यू डोंट वांट टू कीप डूइंग एवरी डे, व्हिच इज व्हाई यू आर नॉट डूइंग इट योरसेल्फ, कि आपने ना हो, बट एक पीरियोडिक कम्युनिकेशन रहती है और हम तो इनकरेज करते हैं, व्हिच इज व्हाई वी कीप रीचिंग आउट टू यूनिट होल्डर्स के सर ये आपका स्टेटमेंट कुछ पूछना है तो पूछ ले। सो इट डिपेंड्स, वो कुछ लोग करते हैं कुछ लोग नहीं करते हैं, दैट्स अ वेरी पर्सनलाइज्ड चॉइस। मे बी सम पीपल आर सो बिजी दैट दे जस्ट डिसाइड कि अच्छा ठीक है मैं अभी इसको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे सकता, व्हिच इज नॉट आइडियल, बट इट इज़ अ फैक्ट कुछ लोग करते हैं। क्योंकि इसमें भी अक्सर यही होता है ना इम्तियाज़ के आप ईमेल के थ्रू करते हैं, अब आप ज़ाहिर है कि आप वीडियोस भी बनती हैं आपकी महीने में एक दफ़ा, बट लेकिन जो एक ईमेल आ रही होती है ना अक्सर लोग उसको अच्छा ये तो ईमेल आई है कुछ लिखा हुआ होगा उसमें, इग्नोर किया, पढ़ा भी नहीं, खोला भी नहीं, बट तो इसलिए इम्पॉर्टेंट ये है कि लोग खुद भी इन टच रहें। जी बिल्कुल। अब जैसे मैं इस पर ये भूल गया, डेली नैव्स जाती हैं हमारी, हम हर रोज़ शाम को नैव आपको सेंड करते हैं, कल इतनी नैव थी या जितनी हो गई है, आज आपके इतने पैसे बन गए, इफ़ यू वांट टू कैलकुलेट इट फ्रॉम दैट फ्रंट। बाकी आपको ऑनलाइन एक्सेस तो हर वक्त है। तो अब देखें ये तो देयर इज़ नो रीज़न फॉर द यूनिट होल्डर टू नॉट रीच आउट ना। ऐप है, वेबसाइट है, ब्रांचेज है, लोग हैं, व्हाट्सएप चैनल है, तो ऑल द मीडियम्स आर अवेलेबल। सो येस, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, द मोर दे रिमेन इन टच ज़्यादा बेहतर उनका पोर्टफोलियो रिफाइन हो सकेगा, क्योंकि अपनी सर्कमस्टांसेस में भी चेंज आता है ना। आप मुझसे जब मिलने आए थे तब आपकी सर्कमस्टांसेस कुछ और थी, अचानक आपकी ओवरनाइट एक लॉटरी लग गई है, अब आपका रिस्क प्रोफाइल और इनकम प्रोफाइल ही चेंज हो गया। सो देन आई ऑब्वियसली वांट टू गिव यू अ बेटर और अ न्यू सजेशन इन लाइट ऑफ योर न्यू सर्कमस्टांसेस। बट हम अपनी तरफ से तो एक कर ही रहे होते हैं, बट येस आई एग्री विथ यू कि अगर आप किसी और EMC के साथ भी हैं, जो भी आपका मनी मैनेजर है उसके साथ आप राब्ते में हैं, तो आपको अच्छे आइडियाज़ मिलते रहेंगे। राइट। अच्छा, शुरू में मैंने एक बात की थी कि ये ज़रूरी नहीं है कि जिनका रिस्क प्रोफाइल लो भी हो वो थोड़ा सा रिस्क ना लें। जैसे हमने शुरू में बात भी की ना कि ₹1,00,000 हैं, उसमें 10-20% आप इक्विटी ले लिया, तो ये, और फिर मैंने कहा कि अगर हो सकता है शॉर्ट टर्म पे आपको थोड़ा सा लॉस हो रहा हो तो उससे पैनिक ना करें। अगर आपका होमवर्क सही है तो लॉन्ग टर्म थोड़ा पर्सपेक्टिव इवन लो रिस्क प्रोफाइल इन्वेस्टर्स का भी होना चाहिए। एब्सोल्युटली। तो अगर आपके पास टाइम है तो आप इक्विटीज़ बिल्कुल करें, बिकॉज अगर एक डाउन टर्न आ भी गया तो आपके पास बहुत टाइम होगा रिकवर करने का। अगेन यहाँ पर एक और मसला होता है कि लोग अपने पैनिक बटन बहुत जल्दी प्रेस कर देते हैं। अभी वो जो मैं आपको बता रहा था कि हम यूनिट होल्डर्स के साथ भी शेयर करते रहते हैं, ब्रॉडर मार्केट के साथ भी अपने एनालिसिस शेयर करते हैं, तो हमने ये एनालिसिस किया था कि अगर आप कोई भी दिन उठा लें, पूरी PSX की हिस्ट्री का कोई भी दिन उठा लें जब से KSE 100 है, कि अगर आप इन्वेस्ट करते फॉर अ 1 डे पीरियड, वो जो होता है ना टिपिकल पैनिक इन्वेस्टर, आपको पता ही है मार्केट में हमने बहुत देखे हैं ऐसे कि जो हर वक्त टाइम द मार्केट करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि यार मैं कुछ इससे कुछ नया कोई अफलातूनी काम कर दूँ इसके साथ और हर वक्त ही ट्रेड करता हूँ। डेटा सजेस्ट कि दैट डजंट वर्क। तो अगर आप किसी भी दिन उठा के एक दिन का ट्रेड करते हैं ना, द प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग अ प्रॉफिट वाज 54%। मतलब वही है कि आप कॉइन टॉस कर लें, वही है कि या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। बट जैसे जैसे आप अपना होल्डिंग पीरियड बढ़ाएंगे ना, यानी कि आप अपनी टाइमिंग को थोड़ा बैक स्टेज पे कर दें और मार्केट को टाइम दें टू शो इट्स पावर ऑफ रिकवरी, ऑफ कंपाउंडिंग, ऑफ ग्रोथ, तो उसमें जैसे जैसे आप बढ़ाते जाते हैं, अगर आप 3 साल का होल्डिंग पीरियड का देखें तो सक्सेस प्रॉबिलिटी गोज नॉर्थ ऑफ 80%।
कि दैट यू विल एंड अप मेकिंग मनी। अच्छा 3 साल 3 साल के पीरियड की अगर आप होल्ड करते हो किसी भी दिन, ऐसा नहीं है कि मैंने कोई साइकिल पिक किया कि बॉटम पिक कर लिया 3 साल बता दी, हमने हर रोज़ का डेटा निकाला कि इस दिन शुरू करते और 3 साल की ट्रेड करते, अगले दिन शुरू करते 3 साल की, 80% ऑफ द टाइम दैट्स बीन प्रॉफिटेबल कंपेयर टू कि जब आप अपनी टाइमिंग पे ज़्यादा भरोसा करते हैं, आज लूँगा कल बेचूंगा, आज लूँगा कल बेचूंगा, तो इट्स ओनली 50%। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इक्विटीज़ में जब एक्सपोजर लें तो टेक इट द राइट वे, टेक इट विद, अगर डायरेक्ट भी लेते हैं नो प्रॉब्लम, आई हैव नो प्रॉब्लम विद दैट, जस्ट मेक श्योर कि आप इतने कंफर्टेबल हो कि या आपके इतनी अच्छी एडवाइस हो जिसको आप ट्रस्ट कर सकते हो विद ऑल द ड्यू डिलिजेंस कि मैं इसको ब्लाइंडली फॉलो करूँगा, वरना आप इक्विटी करने का एक नज़्म ज़ब्त किसी को देख के प्लीज़ मत शुरू ना कर दो। अच्छा, तो इन दी एंड अगर हम कंक्लूड करें तो आई थिंक हमको एक दफ़ा फिर ये स्ट्रेस करना चाहिए कि अगर आपका रिस्क प्रोफाइल लो भी है तो आप कम से कम ये ना करें कि पैसे को इन्वेस्ट करें ही ना, बिकॉज इन्फ्लेशन जो है उस पैसे को खा जाएगा। और हर चीज़ को मेजर 1 साल के उसमें अरसे में किया जाता है। इन्फ्लेशन अगर देखें जो हमारे यहाँ जिस तरह से मेजर भी करते हैं दुनिया भर में यही है कि पूरा 1 साल का होराइजन देखें, और अगर आपने लेट्स सपोज कि जी 8% इन्फ्लेशन है और आपने पैसा इन्वेस्ट नहीं किया तो 1 साल बाद आपके जो सेविंग्स है उसकी वैल्यू 8% से कम हो चुकी होगी। तो इसलिए इस पर टुवर्ड्स द एंड दोबारा बस एक वही है कि इसको नटशेल में यही कहूँगा, सेविंग और इन्वेस्टमेंट का फ़र्क समझ के काम करें। तो बहुत सारे लोग सेव तो कर लेते हैं पर उसको इन्वेस्ट नहीं करते, और सेव करना आई थिंक कमेटी या घर पे पैसे रखना, ये सारे वो है जो शॉर्ट आपकी वेल्थ को इरोड कर रहे हैं। जब कमेटी का पूरा साइकिल होगा आपके पास पलट के 1 लाख रुपए ही आने, आपने पिछले 10 महीने कमेटी बढ़ी 10 हज़ार दिए, वो पूरा साइकिल घूम के आपके पास 1 लाख तो आ गए। बट जिस दिन आपने सेव करना शुरू किया था और आज चीज़ों की कीमत बहुत बढ़ चुकी है तो अब आपने वो पूरा रिलेटिव वैल्यू लूज़ कर दी है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है सेव करें और सेविंग को इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करना ना भूलें, वरना पूरा पर्पस जो है वो डिफीट हो जाता है ऑफ सेविंग इन द फर्स्ट प्लेस। ठीक है। ओके इम्तियाज़, थैंक यू। थैंक यू सो मच।